कितने लोग बेघर हो गए और आप इसको दुर्घटना कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप मूल बिंदु के टीवी में दर्शकों से पहले माफी मांगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक नारा दिया है और नारा यह दिया है कि ये धर्म और अधर्म के बीच में लोकसभा का चुनाव होगा। क्या कहना चाहेंगे, इसमें धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है? इस बार इंडिया गठबंधन लड़ रही है और अधर्म की लड़ाई को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते जा रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं और देश में अधर्म फैला चुके हैं। चुनाव लड़ेंगे या फिर मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, शिक्षा पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, स्कूल पे लड़ेंगे, कानून व्यवस्था पे लड़ेंगे, महिलाओं पे लड़ेंगे। कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो 400 का सिलेंडर हो सकता है कि 200 का हो जाए, लेकिन वो 400 से बढ़ के सीधे 1200 का हो गया। 65 वाला पेट्रोल 35 का होता, लेकिन हम एक अफवाह है या जो कहिए जनता को भरम भरमाना है, हम कहते 400 पार। अरे भाई कहना ही है, उनका हो सकता है कि 700 पार कर देते, वो कहने में क्या जाता है। जी नहीं, आपके हिसाब से कितनी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2024 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। नहीं, कहाँ से आ रही है? गाजीपुर से आ रही है? ये पूरे भारत से चुनाव हार रही है। यहाँ लोकतंत्र हारी है, राजतंत्र तो है नहीं। हाँ, राजतंत्र की तरफ ले जाया जा रहा है धीमे धीमे, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। पिछली बार 2022 में आपने एक चीज नोट किया होगा कि माननीय बहन जी का जो कार्यक्रम लगता था, वो कार्यक्रम मंडल मंडल लगता था जी, क्योंकि जिले में कोविड का प्रकोप दिखा के हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यक्रम जिले वाइज करती थी। अच्छा, और अथाह भीड़ ले आके जी, सारी गाइडलाइन को तोड़ के कार्यक्रम करती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कार्यक्रम करने से रोका जाता था, जिले वाइज परमिशन नहीं मिलती थी। आप मणिपुर की घटना देखिए, मणिपुर की घटना को जब देखेंगे आप तो आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 78 दिन तक टीवी पर मीडिया में बोलने से सब बचते रहे। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जब बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप धर्म की लड़ाई अगर आप लड़ रहे थे तो उस बेटी के न्याय के लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस बेटी के अपराधियों के लिए आप क्यों नहीं बुलडोजर चलवाए, क्यों नहीं फांसी दिए? भगत सिंह कहते थे कि देश के विकास का और खुशहाली का रास्ता गांव के खेत खलिहानों से होकर जाता है। उन्हीं के दिए गए बयानों को भी उन्होंने ठुकरा दिया, जिसको भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। किसानों के रास्ते में किले लगा दिया, आंसू गैस छोड़े गए, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। 750 किसान शहीद हुए इस देश में। और आप बात करते हैं धर्म और अधर्म की, यह पूरा देश जान चुका है धर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है, अधर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इन्होंने राम मंदिर की स्थापना किया, 3 शंकराचार्यों ने उस राम मंदिर के स्थापना का विरोध किया, खंडित पूजा किया जा रहा है, खंडन धर्म की, ये धर्म की बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सबसे मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार कब देंगे? रोजगार सृजन करने का क्या रास्ता है? रोजगार के लिए कौन सी फैक्ट्रियां लगाए हैं? नौजवानों के हाथों में शिक्षा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं? नौजवानों को रोजगार देने के लिए किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं? ये बताएं। किसान मर गए, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां चार्ज की गई। जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम के व्यापार करते हैं, राम के नाम को बेचते हैं, उनको बेचकर वोट देश में लेना चाहते हैं। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज देश में जितने कर्मचारी हैं उनको जबरन रिटायर करने का काम किया जा रहा है। क्या यह अधर्म नहीं है? उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। वो योग्य होने के बाद भी उनको, आप देखे होंगे, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप मीडिया के भाई हैं, आप देखे होंगे कि अच्छे योग्य लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। यह सरकार पूरी तरह से अडानी अंबानी के गोद में बैठी हुई है और किसानों और नौजवानों के साथ लगातार धोखा करने का काम कर रहा है। विदेश से कोरोना लाने वाले भारत के प्रधानमंत्री ही हैं, बॉर्डर पर बैठा दिए 7.5। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। सभी के सभी पार्टियां, सभी के सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और अपने पाले में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में
तीन मुख्य दल के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के अच्छे कैडर के पुराने कार्यकर्ता आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और इनसे हम पूछेंगे जन के मन की बात। हमारे जन के मन में क्या बातें चल रही हैं उसकी जानकारी करेंगे। हमारे पहले साथी हैं भाई संतोष जायसवाल जी। आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी हैं। और हमारे दूसरे भाई हैं भाई अभिनव सिंह जी। आप समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। और हमारे बहुजन समाज पार्टी से हमारे भाई हैं शकील खान जी। हम आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूंकि सत्ताधारी का दायित्व होता है जवाब देना और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हैं संतोष जायसवाल जी। तो इनसे हम सबसे अंत में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न करना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के शकील खान जी से और जानेंगे जन के मन की बात। के जबान पे यही था कि बहुजन समाज पार्टी तो अब समाप्त हो रही है, वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है और इस चुनाव के बाद तो लगता है कि पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप क्या कहेंगे पार्टी की ओर से? ये बहुजन समाज पार्टी तो पहले इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरी राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है जी। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी पार्टियों की तरह किसी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जो 2024 का चुनाव हो रहा है, इस 2024 के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उससे चाणक्य नीति, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो चाणक्य नीति है वो बड़ा परेशान है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर कर क्या रही है। और बहुजन समाज पार्टी जनता के हित में, जनता के मूलभूत सुविधा मुद्दों को देखते हुए अपने सारे कैंडिडेटों का चयन कर रही है जी, जो जनता की आवाज को उठा सके। अब यही गाजीपुर को देख लीजिए। आपके गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी ने हमारे एक ऐसे प्रत्याशी को लाया है जो प्रत्याशी पढ़ा लिखा, सुप्रीम कोर्ट का वकील, अन्ना आंदोलन में छात्र संघ का महामंत्री, बेदाग, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से नकल माफिया, शिक्षा माफिया, दूसरे तरफ अफजल अंसारी जिन्हें कुछ कहने नहीं है। इन दोनों के बीच एक सबसे काबिल और पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारे पास आज की डेट में है जो नौजवानों के मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को, आंदोलन में, चूंकि आंदोलन से निकला हुआ है नेता है, उस सारे मुद्दों को, खास करके युवाओं के मुद्दे को, बेरोजगारों के मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों, छात्रों का नेता है, छात्रों के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं डॉक्टर उमेश सिंह। जब से डॉक्टर उमेश सिंह का नाम हुआ है आज मार्केट का माहौल बदला हुआ है। एक नई चर्चा है मार्केट में जी। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने नारा दिया है 400 के पार, उसमें आप कितनी सेंध लगा पाएंगे? इसमें सेंध लगाने का मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ही हमारे पास कुछ नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरा मिलना कुछ है नहीं, तो हम एक अफवाह है या जो कहिए जनता को भरम भरमाना है, हम कहते 400 पार। अरे भाई कहना ही है, उनको हो सकता है कि 700 पार कर देते वो, कहने में क्या जाता है जी। नहीं, आपके हिसाब से कितनी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2024 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। नहीं, कहाँ से हार रही है? गाजीपुर से हार रही है? ये पूरे भारत से चुनाव हार रही है। ये 400 पार कर लें चाहे 500 पार कर लें, कहने में कुछ नहीं आता है। लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं चल रहा है जी। ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है जी।
यहाँ लोकतंत्र हावी है, राजतंत्र तो है नहीं। हाँ, राजतंत्र की तरफ ले जाया जा रहा है धीमे धीमे, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि जनता जब कभी राजतंत्र था तो जनता ने उस चीजों को महसूस किया है। फिर राजतंत्र नहीं होने वाला है इस बार। पिछली बार 2022 में आपने एक चीज नोट किया होगा कि माननीय बहन जी का जो कार्यक्रम लगता था वो कार्यक्रम मंडल मंडल लगता था जी। क्योंकि जिले में कोविड का प्रकोप दिखा के हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यक्रम जिले वाइज करती थी। अच्छा। और अथाह भीड़ ले जाके जी। सारी गाइडलाइन को तोड़ के कार्यक्रम करती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कार्यक्रम करने से रोका जाता था, जिले वाइज परमिशन नहीं मिलती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 13% वोट मिला। लेकिन जब उसके बाद उपचुनाव हुआ, ठीक उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो वो हमारा 13% का वोट जो मिला था वो हमारा चला गया 32% पे। उसके बाद अभी जब आपका नगर पालिका का चुनाव हुआ है, मेयर का चुनाव हुआ है, तो ये वोट परसेंटेज जो 13% था 2022 में, ये वोट परसेंटेज आज हमारा 27% है जी। और भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी चरम पे, तमाम मुद्दे हैं, पेपर लीक, कोई भी नौकरी आती हैं, जनता के जेब से 400 रुपया निकाला जाता है। एक लड़का का फॉर्म भरने जाता है तो उसको 400 रुपया 450 रुपये उसको देना है। वो जब आप 50 लाख से गुणा करेंगे तो अरबों का खेल है। वो पैसा जो सरकार के खाते में आया है वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल होगा, तोड़ने में, जोड़ने में, खरीदने में, फरोखने में, ये सारे पैसे वहां इस्तेमाल होंगे। और जितना भी सिर्फ सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो बता देंगे आके कि नहीं जांच चल रही है जी। जांच लगातार चल रही है, लेकिन जांच का नतीजा क्या आ रहा है ये कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी बताने में असमर्थ है कि जांच का नतीजा आखिर आया क्या। आया क्या। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है समाजवादी पार्टी के अभिनव सिंह जी से कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक नारा दिया है और नारा ये दिया है कि ये धर्म और अधर्म के बीच में लोकसभा का चुनाव होगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें, धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है? सबसे पहले मूल बिंदु के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। रही बात भारतीय जनता पार्टी की धर्म और अधर्म की बातें, तो यह बात सही कहते हैं कि 2024 का चुनाव धर्म और अधर्म पर होने जा रहा है। धर्म की लड़ाई इस बार इंडिया गठबंधन लड़ रही है और अधर्म की लड़ाई को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते जा रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं और देश में अधर्म फैला चुके हैं। आप मणिपुर की घटना देखिए, मणिपुर की घटना को जब देखेंगे आप तो आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 78 दिन तक टीवी पर मीडिया में बोलने से बचते रहे। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जब बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप धर्म की लड़ाई अगर आप लड़ रहे थे तो उस बेटी के न्याय के लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस बेटी के अपराधियों के लिए आप क्यों नहीं बुलडोजर चलवाए, क्यों नहीं फांसी दिए? भगत सिंह कहते थे कि देश के विकास का और खुशहाली का रास्ता गांव के खेत खलिहानों से होकर जाता है। उन्हीं के दिए गए बयानों को भी उन्होंने ठुकरा दिया, जिसको भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। किसानों के रास्ते में किले लगा दिया, आंसू गैस छोड़े गए, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। 750 किसान शहीद हुए इस देश में। और आप बात करते हैं धर्म अधर्म की, यह पूरा देश जान चुका है धर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है, अधर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इन्होंने राम मंदिर की स्थापना किया, 3 शंकराचार्यों ने उस राम मंदिर के स्थापना का विरोध किया, खंडित पूजा किया जा रहा है, खंडन धर्म की। ये धर्म की बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सबसे मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार कब देंगे? रोजगार सृजन करने का क्या रास्ता है? रोजगार के लिए कौन सी फैक्ट्रियां लगाए हैं? नौजवानों के हाथों में शिक्षा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं? नौजवानों को रोजगार देने के लिए किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं?
ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम के व्यापार करते हैं, राम के नाम को बेचते हैं, उनको बेचकर वोट देश में लेना चाहते हैं। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज देश में जितने कर्मचारी हैं उनको जबरन रिटायर करने का काम किया जा रहा है। क्या यह अधर्म नहीं है? उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। वो योग्य होने के बाद भी उनको, आप देखे होंगे, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप मीडिया के भाई हैं, आप देखे होंगे कि अच्छे योग्य लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। यह सरकार पूरी तरह से अडानी अंबानी के गोद में बैठी हुई है और किसानों और नौजवानों के साथ लगातार धोखा करने का काम कर रही है। आते हैं भारतीय जनता पार्टी के संतोष जायसवाल जी से। जी अभी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के अविनाश सिंह जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं, और कुछ आरोप शकील अंसारी जी ने लगाए हैं बसपा के। इनके आरोप का हम चाहते हैं कि आप खंडन करें या जवाब दे दें। तो पहला आरोप आप पे यह था, आपकी पार्टी पर यह था, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जवाब देने का दायित्व आपका बनता है। क्या आप ये बताएंगे कि इस बार के चुनाव में बीजेपी बनाम बीएसपी होने वाला है, जैसा कि आपने कहा? सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम जन के मन की बात और मूल बिंदु चैनल पे जो श्रोता यहाँ बैठे हैं और जो लोग इस चैनल के माध्यम से हम सबकी बातों को सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत है उन लोगों का। आपने कहा कि बसपा बनाम भाजपा चुनाव होने जी आपने पूछा है। देखिए, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है और जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो सबकी लड़ाई हम ही से है जी। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे जितनी सारे दल मिलके कोई गठबंधन बनाए हैं, जी, सब सत्ताधारी पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सब लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भाजपा और बसपा के बीच का ही चुनाव है। कहीं सपा लड़ रही है, कहीं बसपा लड़ रही है, कहीं कांग्रेस की, यानी हर सीट पे कोई ना कोई लड़ रहा है और सबको भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना। जी हाँ। चलिए, दूसरा प्रश्न ये था, इनका आरोप था कि कोविड का जब समय चल रहा था तो सत्ताधारी पार्टी तो अपने मीटिंग और कार्यक्रम करा रही थी जिले स्तर पर, लेकिन बाकी विरोधियों को उनके कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिल रही थी, रोका जा रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। और उस समय चूंकि लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, और लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि वो दौर महामारी का था। और बहुत दिनों बाद जैसे कभी सुना जाता था कि हैजा और प्लेग आता था, तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग मर जाते थे। तो उस तरह की स्थिति न बन जाए, सरकार ने प्रिकॉशन लिया, एहतियात बरतने का काम किया और सबको इस बात के लिए सजग किया कि यह महामारी है, इससे आपको बचना बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है। तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव की बात नहीं थी, सबको रोका गया था। चाहे जिस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भाजपा के भी सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए गए थे उसी तरह से। और हमने एक दिन आपको बताया था वैसे भी कि जनता ने स्वतः संज्ञान लिया था कि हमको भीड़ नहीं लगाना है, हमको रैली नहीं करना है, हमको सभा नहीं करना है। अब आज फिर से उस बात को ताजा किया जाए और आरोप लगाया जाए कि हमको यह करने से, रैली और सभा करने से रोका गया, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा ये कह रहे हैं कि अपने आप सत्ताधारी पार्टी तो अपने मीटिंग कर ले रही थी और वो नहीं कर पा रहे थे। देखिए, अगर हम गलती करेंगे तो दूसरे को गलती करने से नहीं रोक सकते, हमारा फिर अधिकार नहीं है, यानी और कॉन्सेंस नहीं अलाउ करेगा। तो हम पहले अपने आप को रोके, तब हम दूसरे को रोकने की बात की। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल यह है कि अभी तो यह बसपा को नसीहत, अच्छी सी नसीहत दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था भारत में, तो कोरोना उस समय था कि था? विदेश से कोरोना लाने वाले भारत के प्रधानमंत्री ही हैं।
जो नमस्ते ट्रंप के माध्यम से कोरोना लेकर आए। उस समय कोरोना विदेशों में चरम पर था, विदेशों में लगातार लोग आइसोलेट हो रहे थे, लेकिन मोदी को वाहवाही लेना था, खुद से अपना पीठ थपथपाना था, ना कि देश की जनता उनका पीठ थपथपाने जा रही थी। वो खुद से कोई भी काम करते हैं, बड़बोलापन करते हैं और अपना पीठ अपने खुद से थपथपाते हैं कि मोदी महान है, मोदी महान है। उनसे पूछिए आप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज लगातार ये कह रहे हैं कि बीएसपी को नसीहत दे रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है कि पूछिए नमस्ते ट्रंप के थ्रू कितना कोरोना आए थे, उनमें 10,000 अमेरिका उनके सुरक्षा में आए थे लोग, उनमें कितने कोरोना पॉजिटिव थे? कोरोना वहां से फैली है। ये पे बात करें तो ज्यादा ठीक है, ये तो गड़ा मुर्दा उखाड़ने वाली बात है। उस समय की बात को अगर आप याद करेंगे तो जब ट्रंप भारत में आए थे तो अभी भारत में कोरोना का एक भी केस नहीं था। नहीं विदेशों में था। नहीं, बात समझिए, पहले पूरी बात आप सुन लीजिए, ना आप उतावला न होइए। ये था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जो लड़ेगी वो मुद्दे पे लड़ेगी, पेट्रोल डीजल पे लड़ेगी, गैस सिलेंडर पे लड़ेगी, बेरोजगारी पे लड़ेगी, पेपर लीक पे लड़ेगी, या फिर कहीं वो घूम फिर के आस्था पे नहीं चुनाव लड़े? क्योंकि ये राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे। अगर ये मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे या फिर मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, शिक्षा पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, स्कूल पे लड़ेंगे, कानून व्यवस्था पे लड़ेंगे, महिलाओं पे लड़ेंगे, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो 400 का सिलेंडर हो सकता है कि 200 को हो जाए, लेकिन वो 400 से बढ़ के सीधे 1200 को हो गया। 65 वाला पेट्रोल 35 का होता, लेकिन वो सीधे 105 हो गया। आपसे अंतिम चुनाव यही करूंगा कि आपके इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। अगला प्रश्न है, दोनों पार्टियों ने किया है, सपा ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि आपकी सरकार बेरोजगारी पर पूरी तरीके से फेल रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हमने वादा किया था कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे जी, जैसा कि हमारे साथी ने बताया। हमने जितना रोजगार देने की बात कही थी उससे कहीं ज्यादा जी, देश में नौजवानों को रोजगार मिला है और इस सरकार ने वो रोजगार मुहैया कराया है। हम गिन के हम केवल आंकड़ों पे बात न करें, आप देखिए सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा बैंक योजना, तो जैसे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की ये सोच है कि हम एक व्यक्ति को यदि रोजगार देंगे तो वो अकेले अपनी जीविका केवल चलाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वरोजगार करेगा तो कई परिवारों में खुशहाली लाने का काम करेगा। वह केवल कर्मचारी नहीं होगा, वह अपना काम जब खड़ा करेगा तो मालिक होगा अपने काम का, और अपने काम से में ना जाने कितने लोगों को अपने काम की क्षमता के अनुसार 10, 5, 20, 25, 50 ऐसे तमाम जैसे उसका विस्तार होगा उसके काम का, और भी लोगों को काम देगा, को रोजगार देगा। जी हाँ। ठीक है। अगला आरोप है कि किसान सम्मेलन में आपकी सरकार ने 750 किसानों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदार है आपकी सरकार। देखिए, चूंकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं भी कोई दुर्घटना होगी तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए चुनी गई सरकार है और जनता की सरकार है। तो देश में कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है जी। और उसके आधार पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई सरकार करती भी है। एक मिनट मैं इनको रुकना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों का जो शहादत हुआ था, जो 750 किसान मरे थे, क्या वो दुर्घटना थी? वो दुर्घटना थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप देश के चैनलों को में काम करते हैं, देश के कुछ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या वो दुर्घटना थी?
किसानों को मारना दुर्घटना था? देखिए वो किसान शहीद नहीं हुए थे? बात समझिए पहले। आप समझिए 2-2 साल लगातार किसान वहां धरना देते रह गए, लेकिन क्या मजबूरी ऐसी थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अडानी के लिए 2 साल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा दिए, 750 किसाने मर गए, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां चार्ज की गई, न जाने कितने बाप बेटा अनाथ हो गए, कितने लोग बेघर हो गए, और आप इसको दुर्घटना कहते हैं? मैं कहना चाहता हूं आप मूल बिंदु के टीवी में दर्शकों से पहले माफी मांगे। देखिए माफी मांगने की कोई बात ही क्यों नहीं बात है? हम तो खुद कह रहे हैं क्या इस देश में किसान का संबंध नहीं है? नहीं, इस देश में किसान संबंध नहीं है? घटना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये सरकार की साजिश है, ये आत्महत्या, ये हत्या किया गया है। नहीं, आप देश के किसानों को आप जनता की हत्या नहीं करती, ये बात नहीं, मतलब किसानों के साधों का आत्महत्या दुर्घटना कहेंगे आप? दुर्घटना तो कहा ही जाता है, दुर्घटना नहीं कहेंगे तो क्या इसको कहेंगे? अच्छी घटना कहेंगे? दुर्घटना है, इसको अच्छी घटना कहेंगे? ये शहीद है, आपको माफी मांगना चाहिए। नहीं, आप माफी मांग रहे नहीं मांग रहे? माफी का सवाल ही ये लोग नहीं मान सकते हैं, पहली चीज इसमें ये लोग नहीं मान सकते हैं, इनसे अभी अगर बात देश के यह लोग देश के वास्तविक को मानने की तैयारी नहीं है। इनसे पूछेंगे गांधी जी को मानेंगे, वो कहेंगे नहीं मानते हैं। गांधी जी को मानते हैं? इनसे पूछिए आप, क्यों नहीं मानते? मानते हैं गांधी जी भाई हमारे गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी अपने देश के जितने भी महापुरुष हैं हम सबका जिंदाबाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल था कि अभी उन्होंने बताया है कि कौशल विकास परियोजना मोदी जी लाए हैं, तो क्या मोदी जी उसी जजमानी तौर पे कि बढ़ई से बढ़ई का काम करेगा, नाव सिर्फ नाव का काम करेगा, धोबी धोबी का काम करेगा, उसी विश्वकर्मा लोहा का काम करेगा? मतलब आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अपने जाति व्यवसाय से हट के दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विश्वकर्मा योजना में आप विश्वकर्मा योजना में जब अपना दाखिला लेंगे तो आपकी जरूरी नहीं कि आप अगर बढ़ई का काम करना चाहते हैं तो आप लोहार राजपूत भी है तो भी आप जातियों के आधार पे कोई नहीं, गूगल खोल के आपको बताना है, देखिए और जानिए और समझिए, फॉर्म में भरना है आपका व्यवसाय क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मतलब ही नहीं, पूरा उस फॉर्म में कॉलम दिया हुआ है, उसको भरना है। एक जनरल आदमी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो उसमें जाति व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं। दूसरे कास्ट को उसमें जगह नहीं मिलती है तब ये माना बिल्कुल नहीं, उसमें बाकायदे बताएगा कि बढ़ई की ये बढ़ई का लोन है तो ये बढ़ई को मिलेगा, ये नाव का लोन है तो नाव को मिलेगा, ये इन समाज का लोन है इन समाज को मिलेगा, ये चमार का लोन है मोची को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप हमसे सुन लीजिए, वो किस लिए है आप बात भी सुनिए। देखिए अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपनी बात कहते रहिए। आप पूछे हैं तो सुनिए। उसमें बात क्या है कि अगर जैसे आप नाऊ हैं, ठीक है, जाति से अगर नाऊ हैं और आपका काम पुश्तैनी काम कर रहे हैं, अगर व्यवसाय आप नाऊ का काम कर रहे हैं तो उस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो उसमें आपको प्रियॉरिटी मिलेगी। अगर आप दूसरी जाति के भी हैं और आप लोहार का काम करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं है वहां, लेकिन यदि आप आपके बाप दादा और आपके घर में अगर वो काम हो रहा है तो आप चूंकि उस काम 2024 में इस समय में आपको उस काम में ज्यादा आसानी आना चाहते हैं, इसलिए प्रियॉरिटी चाह रहे हैं कि देश वही रास्ते की तरफ बढ़े, वही जातिगत आंकड़े में लोग बात करें कि ये फलाना ये है ये। आज दौर दूसरा है, आज जो चाहे जो बिजनेस चाहे कर सकता है, और ये बिजनेस अब बिरादरी पे नहीं रह गया है। कहाँ बिजनेस बिरादरी पे कोई कह रहा है भाई? तो उसे फिर ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। बात समझना चाहिए, गाँव में और घर में जब उद्योग शुरू होगा लोग अशिक्षित रहेंगे, लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो लोग रोजगार नहीं मांगेंगे। आज आप जो है सरकारी एजेंसियां बंद कर रहे हैं, आप सरकारी टॉक्सी को बेच रहे हैं, जब सरकारी कोई संस्था रहेगी नहीं तो आरक्षण किसमें लेंगे? वो प्राइवेट में आरक्षण मिलेगा नहीं। आपकी सोची समझी प्री प्लानिंग है कि बाबा साहब के मिशन को फेल करना ही आपकी प्लानिंग है कि जब लोग न पढ़े लिखे रहेंगे लोग नौकरी मांगेंगे। रोजगारों के लिए लगातार सरकार अवसर दे रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलिए वो भी एक रोजगार है, ठेले पे समोसा बेचिए वो भी एक रोजगार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है, मैं तो नहीं मानता हूं कि किसी MBA BA BSc करने वालों को पकौड़ा बेचकर उसको रोजगार कहा जाएगा। क्या आप अपने बच्चे को पकौड़ा तलने देंगे? जवाब सुनेंगे? बिल्कुल सुने। किसी पकौड़ा बेचने वाले से जाके पूछिए कि आप दिन में कितना कमाते हैं,
अगर वो बताता है और आप उसकी क्वालिफिकेशन पूछिए, वो कहेगा भैया हम हाई स्कूल फेल हैं, कक्षा 8 पास किया, 9 पास किया, हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, तो उसको कोई रोजगार सरकारी मिला नहीं, तो वो चाय की दुकान कर लिया, समोसे की दुकान कर लिया, पकौड़े की दुकान कर लिया, और उससे वो अपने परिवार का जीविका चला रहा है। तो ये कहां से खराबी है? हम एमबीए और एमसीए किए हुए बच्चों को पकौड़ा तलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो जिस तरह के व्यक्ति योग्यता उनकी है, एमबीए, बीएससी, एजी, बीएससी, बीटेक किए लड़कों के लिए आप क्या रोजगार की व्यवस्था की हम है? उनको रोजगार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को साफ कहते हैं कि आप जगह पकौड़ा तलिए। कौन सी फैक्ट्री लगाए हैं देश में? एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो शासन काल में लगा हो। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं देश कहा में एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगा, ऐसे बात नहीं चलेगा। आप देश में कम से कम एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए जिसमें नौजवान रोजगार पाए हैं। भाई तमाम फैक्ट्री, कौन नाम बताइए? अरे एक नहीं, एक आध नहीं, कितना, कौन सी फैक्ट्री लगी देश में? कौन सी फैक्ट्री लगी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रही हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जितने श्रोता है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रधानमंत्री नौकरी खत्म करने आए हैं, ना कि नौकरी देने आए हैं। इनके प्रवक्ता के पास एक भी जवाब नहीं है कि कोई बता सके कि ये कितना फैक्ट्री लगाए हैं, इन्हें रोजगार के सृजन क्या है। हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार थी तो लोगों के हाथों में लैपटॉप दिए। लैपटॉप इसलिए दिया गया कि उस पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उस पर कैफे खोल के फॉर्म भरते हैं, एम्बुलेंस चलाया गया, इसके माध्यम से रोजगार दिया गया, डायल 100 किया गया, उसके माध्यम से रोजगार दिया गया, पुलिस की भर्ती की गई, शिक्षक की भर्ती की गई, अमूल की फैक्ट्री बनारस में लगी, लखनऊ में लगी, इकाना स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम बना। आपके पास क्या काम है? आपके पास बस यही काम है कि आप कहेंगे कि पकौड़ा चल दो, किसानों की मौत को आप दुर्घटना कहते हैं। कितने शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है, मुझे आपके साथ डिबेट करने में शर्म आ रहा है कि आप किसानों की मौत को दुर्घटना कह रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप माफी मांगिए। और नहीं तो मेरा एक नसीहत है, मेरा एक नसीहत है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग देख रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर गांव में चला गया तो उन्हें लाठी डंडा से मारकर गांव से भगा दिया जाएगा। जिस तरह आपका बयान है, आप देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं। आपको टीवी पे माफी मांगना चाहिए लेकिन आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। यही चरित्र है, आप लाठी डंडा से मारने की बात कर रहे हैं, ये चरित्र है दलों में। देखिए समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। आप लोकतंत्र में हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लाठी डंडा से मारने की बात अगर आप कर रहे हैं तो यही गुंडा राज है, यही अराजकता, यही जंगल राज है, और इसी से जनता निजात पा गई है। इसलिए अब इन लोगों को बेचैनी हो रही है कि अब हम लाठी नहीं चला पा रहे हैं, हम गोली नहीं चला पा रहे हैं, हम डकैती नहीं कर पा रहे हैं, हम लूटपाट नहीं कर पा रहे हैं, यही बेचैनी है। और बात किसानों को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रोका जाता है जैसे पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आ गए हैं। बाकायदे कील लगा के, डिवाइडर लगा के, इससे पहले भी तमाम सरकारें थी, अटल जी की भी सरकार थी, तमाम धरना प्रदर्शन हुआ, कभी इस तरीके से कोई भी कील लगा के, कोई भी डिवाइडर लगा के किसानों को नहीं रोका गया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब हमको दो रोटी मिलती है खाने को। और हम उनके व्यक्तित्व के लिए क्या करते हैं? वो उनकी मांग क्या है? उनकी मांग वही है जो माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री कल जब मुख्यमंत्री थे उस बोर्ड के अध्यक्ष थे और एमएसपी के समर्थन में थे। मोदी जी एमएसपी लागू कराने के समर्थन में थे कि एमएसपी लागू होना चाहिए। अब आप किसान का सामान अगर है, किसान अगर उसको किसान कह रहा है कि अगर आप 22 रुपए से हमसे खरीद रहे हो तो 25 बेचो। आज 22 रुपए किलो का गेहूं खरीद के 35 से 40 रुपए किलो आटा बेचा जा रहा है। आज अभी किसी एक दुकानदार के पास चले जाइए, वो उसके दुकान पे कोई सामान लीजिएगा तो उसका रेट वो तय करेगा, ना कि आप तय करिएगा। और किसानों का सब उल्टा है, सामान अनाज उगाए किसान, सारी मेहनत करे किसान, और उसका रेट तय करेगी सरकार। बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी तय करेंगे, अंबानी तय करेंगे, पतंजलि तय करेंगे, बाबा रामदेव की कंपनी क्या तय करेगी, 42-44 रुपए किलो आटा बेचने वाली कंपनियां तय करेंगी उसका। अंबानी के बीच के लिए दलाली का काम करती है। यह किसान के दर्द क्या समझेंगे? ये किसानों को मौत और शहादत को तो कहेंगे दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, क्योंकि यह अडानी के लिए काम करते हैं, ना कि यह किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब किसानों की सुविधाओं पे बात हुई, एमएसपी पर बात हुई, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, किसान का सम्मान हमेशा हुआ है देश में और हमेशा होता रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसलिए कि किसान कोई अलग कोई कौम नहीं है। किसान हाँ, घर घर हर सबके घर में किसानी है, सबके घर में खेती है।
तो किसान देश का अंग है ना, लगभग हर नागरिक किसान हर नागरिक जी। किसान है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि किसान के साथ कोई बदसलूकी हो रही है, किसान का हक मारा जा रहा है। जो एक कृषि का एक अलग बजट ही बनता है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे सरकार प्रदेश की हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। अब चूंकि जो मांगे हैं किसानों की, वो पता है कि क्या मांग है और उनकी मांग पे सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ मांगे जायज भी होती हैं, कुछ मांगे सरकार को दिक्कत भी पैदा करती हैं, क्योंकि सरकार को सबको साथ लेके चलना होता है। जी तो सरकार संतुलन बना के काम करती है, तो उस संतुलन बनाने में कुछ समय भी लग सकता है। तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। अब चूंकि उस आंदोलन में उसको राजनीतिक रूप भी देने का काम किया जाता है, किसी भी आंदोलन को, किसी भी सरकार के आंदोलन, खिलाफ जी, जब कोई जी। आंदोलन होता है तो उसमें जो विपक्ष होता है, वो विपक्ष तो उसमें से तलाशता है कि हम अपनी रोटी कहां सेक सकते हैं, राजनीति की अपनी रोटी कहां सेक सकते हैं। तो उसमें कभी कभी विपक्ष मिसगाइड करता है, गुमराह करता है, और जो दिशा है आंदोलन की वो गलत दिशा में भी जाने लगता है आंदोलन, और सरकार उसको कंट्रोल करती है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई बात न बिगड़ने पाए। आंदोलन सही दिशा में है तो ठीक है, अगर गलत दिशा में आंदोलन जा रहा है, विपक्ष के लोग अगर उसका नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार उसको रोके। जी जी जी। अभी आपने आरोप लगाया कि आप राम के नाम को बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम के नाम को बेचने की क्या बात है। कभी इन लोगों कभी कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम के व्यापारी। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के व्यापारी नहीं है, बल्कि राम के पुजारी हैं। ठीक है जी और जब राम मंदिर नहीं बना था तो यही विपक्ष हमेशा पूछता था कि भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बार बार ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्ष हमेशा जो है ये कहता तारीख नहीं कहता था, पूछता था, सवाल पूछता था। लेकिन हमने राम मंदिर बनाया तो हमने राम मंदिर बनाई और तारीख भी बताई, और वहीं बनाई जहां हमने जगह बताई। जी। एक आरोप आप पर और लगा है कि सरकारी कर्मचारियों को आप जबरन रिटायर कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता है तो कोई भी सरकार उसको नहीं रोकती है। यह प्राविधान है, ये व्यवस्था में है। जी और किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई सरकार जबरदस्ती रिटायर्ड नहीं कर सकती है। जी यह उसका संवैधानिक अधिकार है। जी सरकार किसी को जबरदस्ती रिटायर कर ही नहीं सकती। यह आरोप सरासर गलत है। गलत। मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह से आप माननीय उच्च न्यायालय का आप अपमान कर रहे हैं। राम मंदिर आप बनवाए कि सुप्रीम कोर्ट बनवाया है? अबे सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दिया तो बनवाएगा कौन? एजेंसी ही तो बनवाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही बना है यह हाँ, मंदिर। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है? हमने आप तो राम के नाम को बस बेच रहे थे। ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला था जिसको हिंदू हम मुस्लिम कोर्ट के माने। फैसले का उसको हिंदू मुस्लिम कोर्ट माने। के फैसले और का हम दूसरी चीज, इंतजार कर रहे रही बात, थे। आपने कहा है कि किसान आंदोलन में राजनीति किया गया। आप ये बताइए, खालिस्तानी झंडा किसने फहराया? आपने देखा होगा, मैं मुंह में देखा था कि खालिस्तानी झंडा फहराने वाला कोई किसान नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था। वह मोदी जी के साथ तस्वीर थी, राजनाथ सिंह के साथ तस्वीर थी, आडवाणी जी के साथ तस्वीर थी। और यह कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा था किसान आंदोलन में। राजनीति यह कर रहे थे। इनसे पूछे को खालिस्तानी झंडा फहराने वालों के साथ क्या इन्होंने किया? वो जो झंडा फहराया था, जिस खालिस्तानी ने झंडा फहराया खालिस्तान का, बात समझिए, सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। जिसने झंडा फहराया था, ठीक है, वो खालिस्तान का झंडा फहराया। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते। और इस तरह का काम करने वाले अपने को पहले मजबूत करते हैं किसी तरीके से कि हम किसी वीवीआईपी के साथ हमारी फोटो हो जाए, सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता के साथ हमारी फोटो हो जाए, वो उसको बेचते हैं। उसके माध्यम से वो ब्लैकमेल, सुन लीजिए बात,
उसके माध्यम से ये वो बिल्कुल नामुमकिन है। ब्लैकमेल करते हैं कोई ताकि अगर प्रधानमंत्री फिर के वो संग जब गलत काम बंद करे कमरे में तो वो फोटो बच खिंचवाता सके। है, या कोई राष्ट्रपति के संग बंद कमरे में फोटो खिंचवाता है, अडानी से खिंचवाता है, अमित शाह के संग खिंचवाता है, और राजनाथ सिंह के संग खिंचवा सकता है, वो बहुत क्लोज होगा। तो ही बंद कमरे में देश के प्रधानमंत्री संग बैठ के फोटो खिंचवा, आम आदमी नहीं खिंचवा पाएगा देश के प्रधानमंत्री संग बैठ के बंद कमरे में फोटो। तो वो इतना बड़ा कांड करने वाला कोई आदमी, आम खालिस्तानी आदमी नहीं झंडा था। फहराने वाले के साथ वो फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को बैठने के लिए जगह नहीं दे सकते हैं। कहाँ नहीं दे सकते हैं? आप देखिए तस्वीर, भारत रत्न जब दिया गया था आदरणीय आडवाणी जी को, तो द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी, देश की प्रधानमंत्री, देश की आप बात राष्ट्रपति, समझिए। प्रथम नागरिक हाँ, महिला, सुन लीजिए। वो खड़ी थी। सुनिए पहले बात पहले, समझिए। आप महिला के साथ साथ ऐसी सम्मान, ऐसी जातियों का भी अपमान करते हैं, आप लोग लगातार अपमान करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये उनको बैठने की दलित समाज का खुल्लम खुल्ला अपमान किया गया, ये बताया गया कि तुम हो दलित और हम दलित की सिर्फ राजनीति करेंगे, लेकिन सम्मान नहीं देंगे, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी जगह हो। ये द्रौपदी मुर्मू का फोटो, तमाम फोटो है, तमाम गूगल पे फोटो है। द्रौपदी मुर्मू का जब तस्वीर आया तो अब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कितना दर्द हुआ कि देश के राष्ट्रपति, जो भारत के प्रथम नागरिक है, वह प्रधानमंत्री के सामने खड़ी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं। वह सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि वह दलित की बेटी थी। नहीं तो आप लोग दलित पे और आप सुनिए, ओबीसी पे बस राजनीति आप करने बात वाले लोग सुनिए, हैं। आप बात सुनिए। तब जब आप सुनिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से सरकार बनी है, मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, इस देश में पहली बार किसी दलित को देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया उस गवर्नमेंट ने, श्री रामनाथ कोविंद जी को। दूसरी बार फिर एक दलित को, और वो भी महिला को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन किया और वो देश की राष्ट्रपति बनी, प्रथम नागरिक। अब तक जितनी भी दलों की सरकारें रही हैं, जो 2014 के पहले, केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, उन्होंने भी स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। तो हम जब अवसर पाते हैं, हम जब सत्ता में होते हैं, तो हम दलित का भी सम्मान करते हैं, हम अल्पसंख्यक का भी सम्मान करते हैं। और जहां तक बात है राष्ट्रपति मुर्मू जी को वहां खड़े रहने की, तो आप देखिए, पहले वहां पर उनके बैठने का स्थान बिल्कुल निश्चित था, सुरक्षित था, क्योंकि वो आडवाणी जी के सम्मान में स्वतः थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया गया था, उनके बैठने का स्थान बिल्कुल रिजर्व था वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी राष्ट्रपति महोदय का, राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हैं, और मोदी जी को सम्मान नहीं करना होता तो मुर्मू जी राष्ट्रपति होती। चरित्र में यही अंतर है, ऐसा कुछ स्वीकार। अब देखिए, ये तो आरोप कहीं न कहीं से बात निकालने की बात है। अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है, तो इसी तरह की बातें आती रहेंगी और उन बातों का कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें अभी एक दो प्रश्न और छूट गए हैं। प्रश्न प्रतिनिधियों से हैं, जो आपके उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनसे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राय जी को, और जहां तक देखा जाए तो लास्ट तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि ऐसा आदमी कोई जो है इनका नाम आएगा। क्या कहानी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे कि कार्यकर्ता का सम्मान होता है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि पारिवारिक पार्टी है। पहली बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े पदों पे जो पदाधिकारी हुए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हुए, हमारे जिला से शुरू करिए, हमारे ब्लॉक से शुरू करिए, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कभी हमारे पार्टी में अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ। कभी हमारी पार्टी में किसी जाति विशेष को इस जाति के नाम पे उनके हाथ में बागडोर नहीं दिया गया। कार्यकर्ता की योग्यता और प्रतिभा के आधार पे उसको जिम्मेदारी दी जाती है। उसी तरीके से इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी विगत दिनों जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं,
आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा। मोहन यादव जी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री की घोषणा के दिन तक उनको नहीं मालूम था कि हमें मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। और उस सदन में, विधायकों की बैठक में वो पीछे बैठे हुए थे। जब उनका नाम आता है तो वो खुद ही चकित थे, आश्चर्यचकित थे कि मुझे बुलाया जा रहा है, ये सच है। उनको ये सपने जैसा लग रहा था। लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को वहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी तरह का उदाहरण आपने राजस्थान में भी देखा और उसी तरह का उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में, वहां पे छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को कब सम्मान मिल जाएगा, उसके योग्यता के आधार अनुसार, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। उसी तरीके से ठीक गाजीपुर में भी हुआ। लोकसभा के जितने दावेदार थे चुनाव में, ऐसे कई नामी गिरामी दावेदार भी थे। कई दूसरे दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, गाजीपुर से 75 से। लेकिन अंतिम समय तो नहीं कर सकते, अभी तो समय बहुत ज्यादा है। श्री पारसनाथ राय जी का नाम पार्टी ने तय किया और पारसनाथ राय जी फिर जनता के बीच में हैं आज उम्मीदवार के रूप में। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह आश्चर्य केवल विपक्ष के लिए है। अब अगला सवाल है मेरा बहुजन समाज पार्टी के शकील खान जी से। आपकी पार्टी ने बड़ा चुन करके अपना उम्मीदवार उतारा है, क्या बताएंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है अब की चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी ने आकलन किया, जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो छात्र राजनीति से है। छात्र संघ महामंत्री बिच्छू, अन्ना आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का वकील, LLB है, LLM है, PhD है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो इन सारे दोनों प्रत्याशियों से बेदाग है, जिसे चरित्र पे एक दाग नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही लोग को आगे बढ़ाती है। कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा दो सवाल है। क्या है? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय सुनील ने यह आरोप लगाया कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, तो मेरा एक यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी में कि सिर्फ आरएसएस के लोग ही टिकट पाते हैं, पद पाते हैं, और आम जो कार्यकर्ता है जो आरएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं वह सिर्फ लाठी खाते हैं? तो क्या यह कौन सा अंतर है आरएसएस के विंग से होना और ना विंग से होना? ये कैसा भेदभाव है? दूसरा चीज यह, क्या अरुण सिंह नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पास? राधे मोहन सिंह नहीं थे? विजेंद्र राय नहीं थे? सच्चिदानंद राय नहीं थे? आखिर उन लोगों को मौका क्यों दिया गया? क्यों पारस राय को भी मौका दिया गया? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है, जिसे मुझे बोलने का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। देखिए, जैसे क्या है कि जब कोई चुनाव होता है तो हर दल में दावेदार होते हैं, टिकट मांगते हैं, मिलता किसी एक को है। ऐसा नहीं कि 10 योग्य है तो 10 को मिल जाएगा, उसमें से किसी एक ही योग्य को मिलेगा। और दल का जो संस्कार है, कुछ कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और कुछ कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगते हैं। दल की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस कार्यकर्ता को टिकट दें, यह दल का विषय होता है, उसके सूझबूझ पे डिपेंड करता है। तो श्री पारसनाथ राय जी ने टिकट नहीं मांगा था, वो भी खुद कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं मांगे थे। लेकिन दल ने विचार किया कि तमाम दावेदारों के बीच में श्री पारसनाथ राय जी एक योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, और योग्य उम्मीदवार हैं भी। वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, BHU के प्रोडक्ट हैं, और शिक्षा जगत में उनका एक नाम है। पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के नाम से वो विद्यालय चलाते हैं, न कि अपने पिता के नाम से विद्यालय चलाते हैं। जिस मालवीय जी के नाम पे
जिस मालवीय जी ने एक बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चूंकि वो वहां से पढ़ के आए थे तो उनको लगा कि हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, हम मालवीय जी के बनाए हुए इस इतने बड़े विद्यालय से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, तो उनकी सम्मान में उन्होंने अपने गांव में जो विद्यालय खोला वो पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से खोला। आज आप उठा करके नजर देख लीजिए, लोग अपने माता पिता के नाम पे विद्यालय खोल रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं समाज में। और वहीं पारसनाथ राय जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका दूर दूर से उनका कोई निजी रिश्ता उनसे नहीं है, तो देश के इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े महापुरुष के नाम पे उन्होंने विद्यालय खोल के एक संदेश दिया। और ना जाने कितने लोग वहां से पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके आज देश के कोने कोने में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पारस जी ने तो एक बड़ा काम और एक बड़ा संदेश दिया। इससे तो देश में, इस जिले के तमाम विद्यालय चलाने वालों को सबक लेना चाहिए। जी, आप लोग इस कार्यक्रम में आए और बहुत खुलकर चुनावी विषयों पर बात की, और हमको लगा कि कुछ उग्र भी हो गए थे आप लोग, लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ चीज़ें जरूरी भी थी। अपनी बात को रखने में आदमी उग्र हो जाता है, लेकिन थोड़ा उसको संयम रखना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप तीनों लोगों की पार्टियां मजबूती से लड़ेंगे। अब जीतेगा तो कोई एक ही। हम सबको इसी के लिए बधाई देते हैं, अभी बधाई देते हैं कि आप तीनों की पार्टियां जीतें। कोई जीतेगा तो एक ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।